आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आखिरकार AMC इंतजामिया ने चला दिए कारपोरेटर मतीन पटेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर बुलडोज़र। कारपोरेशन की कार्रवाई पर शहर में सियासी माहौल हो गया गर्म। सियासी कायदीन का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू। मुंशियात के कारोबार पर रोक लगाने एंटी नारकोटिक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई संजीदा। अवामी बेदारी के साथ साथ इस कारोबार में मुलविस अफराद पर शिकंजा कसने सख्त कार्रवाई का जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने दिया हुक्म। शहर में पानी सप्लाई का मामला फिर से होने लगा है संगीन। शिवसेना उद्योग ग्रुप के वफद ने कमिश्नर से की मुलाकात और सप्लाई इंतजाम फौरी दुरुस्त करने का किया मुतालबा। आइंदा 2 सप्लाई साइकिल के बाद पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर आ जाएगी मामूल पर, कहा मेयर समीर राजूरकर ने। और अपने तीसरे बच्चे की मालूमात छुपाने और इंतजामिया को गुमराह करने के इल्ज़ाम में ब्लॉक नंबर 5 के मुंतखबा कारपोरेटर महराज खान गिरफ्तार। बीजेपी के एक वफद ने की कमिश्नर से मुलाकात और मज़कूरा कारपोरेटर की रुकनीत मनसूख करने का किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने आखिरकार कारपोरेटर मतीन पटेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर बुलडोज़र चला दिए। इस मौके पर सख्त पुलिस बंदोबस्त रखा गया था और नारेगांव इलाका मुकम्मल तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गया था। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बाद उसे चैलेंज करते हुए कॉरपोरेटर मतीन पटेल ने अदालत से स्टे की अपील की थी। ताहम अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने नारेगांव में मौजूद मुबैना गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। कॉरपोरेशन ने पहले 24 घंटे का आखिरी नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान इलाके में कशीदगी के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामिया और पुलिस ने मंगल की शाम से ही मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी और आज यानी बुध की सुबह म्यूनसिपल कमिश्नर के हुक्म पर नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते की टीम 6 JCB मशीनों और सख्त पुलिस सिक्योरिटी के साथ मौके पर पहुंच गई। मतीन पटेल के घर, दफ्तर और दीगर मुबैना गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मतीन पटेल के अहल खाना ने एहतजाज करने की बजाय गांधीगिरी का तरीक़ा अपनाते हुए अफसरान को फूलों के हार पहनाने की कोशिश की। ये भी बताया जा रहा है कि जिस मकान से मुल्ज़िमा निदा खान को पनाह दी गई थी, इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ उसी मकाम से किया गया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख़ में ये पहला मौका बताया जा रहा है जब किसी मौजूदा कॉरपोरेटर की मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर इस तरह बुलडोज़र कार्रवाई की गई हो। ताहम कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे आखिरी नोटिस जारी की गई थी और 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिस पर इंतज़ामिया के तरीक़ेकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहरियान को ये कहते सुना गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये कार्रवाई दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया ने किसी के दबाव में आकर ये कार्रवाई अंजाम दी। कशा प्रकारचे बंदोबस्त देण्यात आला तर किती याच्यामध्ये कर्मचारी जेवढा रिक्वायरमेंट मला आवश्यकता वाटली की अधिकारी त्यांनी ही कारवाई जी आहे ती महानगरपालिकेची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 960 468 दोन्ही नोटिसेस आम्ही संबंधित जे तीर्पणधारक आहेत त्यांना यापूर्वी दिलेले होते। त्या नोटिसेसमध्ये समाधानकारक खुलासा जे त्यांच्याकडून न आल्यामुळे महानगरपालिकेची याची कारवाई आहे। पण ही कारवाई सुरू होण्याच्या अगोदर
काल माननीय उच्च न्यायालयामध्ये या जागेचे जे मालक आहेत ते माननीय उच्च न्यायालयामध्ये गेलेले होते. त्या जागेच्या बाबतीमध्ये त्यांनी कालावधी मागितलेलं होतं आणि त्याबरोबर स्टे ऑर्डर देण्याबद्दलची मागणी केली. माननीय उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावून त्यांना कुठल्याही प्रकारचं रिलीफ दिलेलं नाही, स्टे ऑर्डर दिलेली नाही. त्याच्यामुळे आज आम्हाला इथे ही कारवाई आज आम्ही करत आहोत. एकूण किती मालमत्ता आहे सर? एकूण या 3 मालमत्ता आहेत. यामध्ये एक राहतं घर होतं, 6 व्यापारी आस्थापना होतं, एक ज्या ठिकाणी एक आणखी जागा आहे त्या ठिकाणी G+1 स्ट्रक्चर आहे ते पण आम्हाला डेमोलिश. एमआईएम कारपोरेटर मतीन पटेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की बुलडोज़र कार्रवाई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने गैर मुनसिफाना बतलाते हुए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। देखिए, सबसे पहले तो मैं मतीन के परिवार को सलाम करता हूँ कि जब महानगर पालिका का और पुलिस का दस्ता, पूरी फ़ौज की फ़ौज उनके घर को तोड़ने के लिए गई तो उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए। सही मानों में अगर देखा जाए तो ये फूल जो है वो कोई अधिकारी के ऊपर, पुलिस के ऊपर या महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर नहीं बरसाए गए थे। ये अन्याय की जो अर्थी उठ रही है उस अर्थी के ऊपर उन्होंने फूल बरसाने का काम किए है। और मैं अन्याय इसलिए कह रहा हूँ कि एक सवाल मैं सबसे करना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और वो सिद्ध होने से पहले ही उसको कुछ राजनीतिक पार्टियाँ, कुछ संगठन और मीडिया पूरा का पूरा अगर उसको दोषी करार देता है तो फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है? अदालतें बंद हो जानी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अदालतों की फ़ैसले करने की उसमें, क्योंकि फ़ैसला तो यही 3 लोग मिलके इस देश के अंदर कर रहे हैं करके उसमें। अगर कोई आरोप लगा है और उसके बाद अगर ये कार्रवाई होती तो हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े रह के हम प्रशासन का साथ देते हैं उसमें। हम प्रशासन को एक सवाल ये करना चाह रहे हैं, क्या इस शहर के अंदर एक ही घर है? हाँ, आपने नोटिस में कहीं पर नहीं लिखा है कि चूँकि उसने ये काम किया था नासिक के मामले में इस वजह से हम गिरा रहे हैं। आपने कहा है कि नहीं, या अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम गिरा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही सवाल करना चाहते हैं कि इस शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर है। हाँ, और हम अदालत से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ हम एक सवाल करना चाहते हैं। भरी अदालत के अंदर ये जब चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए जिसका भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जिसको गिराना है करके। और ये ऑर्डर किसने दिया था? 2024 के अंदर ये ऑर्डर की कॉपी है। RS गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये 2024 के अंदर ऑर्डर दिया जब योगी साहब धड़ाधड़ JCB लेकर जाके गिरा रहे थे। तब एक सवाल ये हुआ था फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है। और गवई साहब ने जब ये घरों को तोड़ने की बात आ रही थी कि बुलडोज़र से, तो उन्होंने इस जजमेंट की शुरुआत जो है एक कविता से की थी। प्रदीप की लिखी हुई एक कविता है, BR गवई ने। जजमेंट की शुरुआत है तो ये कविता से है। देखिए कविता क्या कहती है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। और उसके बाद उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या हम सरकार को, प्रशासन को ये अधिकार दे सकते हैं कि किसी एक शख्स के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके पूरे परिवार को हम बेघर कर डालें। उसका घर जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है, हाँ, उनको उसकी सज़ा दे एक इंडिविजुअल की वजह से। ये सवाल उन्होंने उपस्थित किया है उसमें। हम आज यही सवाल उठा रहे हैं, क्या उस घर के अंदर मतीन के बुज़ुर्ग वालिद नहीं रहते थे? क्या उस घर के अंदर उनकी बूढ़ी माँ नहीं रहती है? क्या उस घर के अंदर उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं रहते हैं? उनका क्या कसूर है बताइए? इसलिए जब वहाँ पर लोगों के अंदर रोष था कि महानगर पालिका 24 घंटे भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तब रात में हम गए वहाँ पर, उनके परिवार वालों से मिले और हमने उनको एक बात कही। और मैं उन तमाम देशवासियों की तरफ से ये बात उनको कही है कि ये घर आपका गिराएंगे, आपकी हिम्मत नहीं गिराएंगे।
एक घर आपका टूट जाएगा, वो घर हम सब मिलकर बनाएंगे, हाँ, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाएंगे और लोगों के ज़रिए बनाएंगे। वो लोग जो आज पीड़ित हैं, जो आज परेशान है कि इनकी गुंडागर्दी से, इनके ये जेसीबी लाकर घरा गिराने के उससे, हम लोगों से कहेंगे कि एक ईंट तुम्हारी भी लगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुंह पे हमें तमाचा मारना है। हमें उन ताकतों, उन जालिम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारना है कि तुमने गिराया है। अब पूरे देशवासी मिलके, कोई 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 5 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 10 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ, लेकिन ये आवाम मिलकर बनाएगी, ताकि है तो अगली बार जब ये जेसीबी निकले तो लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीक़ा नहीं है। सज़ा देने का ये तरीक़ा हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं था। उसमें अदालतें फ़ैसला सुनाती थी, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलती थी, लेकिन अब उसके पूरे ख़ानदान को, उसके पूरे परिवार को है तो उसके अंदर आरोपी बनाया जाता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद वो महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुंतखब अंदाज में घरों और दफातर पर बुलडोज़र चलाना ठीक नहीं है। ये बयान शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद वो महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर व मौजूदा एमएलसी अंबादास दानवे ने दिया। शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद व एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा है कि कसूरवारों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन मुंतखबा अंदाज में घरों और दफातर पर बुलडोज़र कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में मौजूद दीगर गैर कानूनी तामीरात पर भी यकसां कार्रवाई होनी चाहिए। दानवे का कहना है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और कार्रवाई में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। दोषी असेल तर कायद्याने त्याच्यावर जी फाशीची शिक्षा असली तरी ती मतीन पटेलला द्यावी, याच्यात कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही। पण तो घर पाडणं, ऑफिस पाडणं, कुटुंबियांना त्रास देणं हे चूक आहे। कारण एकट्या मतीन पटेलचं जर अनधिकृत बांधकाम असेल तर ते पाडावं, पण या शहरात कित्येक वेगवेगळ्या पद्धतीनं अनधिकृत बांधकाम आहे। मुंबईमध्ये मंत्र्यांचे बंगले इनलिगल आहे सगळे। काय सांगणार तुम्ही, काय करणार तुम्ही? सरकार काय झोपलेलं आहे का? आणि म्हणून अशा पद्धतीनं कुटुंबियांना त्रास देणं, या शहरातलं 70% इनलिगल बांधकाम आहे। महापालिका एवढी जागरूक असेल तर सगळे अनधिकृत बांधकाम थांबवले पाहिजे, पण त्यांच्याच आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकाम होतात, त्यावेळी झोपते का महापालिका? आज भारतीय जनता पार्टीच्या एका नगरसेवकाची बातमी पेपरला 3 मजले बांधलेले त्यांनी, आणि नगरसेवक येतो। महापालिका झोपलेली आहे का? एकटा मतीन पटेलने इनलिगल काम केलं का? अनधिकृत बांधकाम केलं का? मला असं वाटतं मतीन पटेल जो गुन्हा केला असेल, धर्मांतराच्या प्रकरणातल्या ज्या कोणी आरोपीला आधार दिला असेल त्या संदर्भात जी काही कायदेशीर कारवाई मतीन पटेलवर करावी, परंतु हे घर पाडणं, दार पाडणं हे यूपीची बिहारची संस्कृती महाराष्ट्रात येऊ नये, त्याला आम्ही विरोध करू, योग्य व्यासपीठावर करू। येणाऱ्या अधिवेशनात हे मुद्दे मी मांडल्याशिवाय राहणार नाही। अनधिकृत बांधकाम कोणाकोणाचे भारतीय जनता पार्टी याच्याकडे माझ्याकडे पुरावे। ते राजू खेडकरचं हॉस्पिटल आहे कोणतं इथलं, पूर्ण वरचे मजले इनलिगल आहे, डॉक्टर कराडांच्या आशीर्वादाने बांधले, का पाडत नाही? निदा खान मामला अब मजीद सियासी रंग इख्तियार करने लगा है और बिलखुसूस कारपोरेटर मतीन पटेल के घर पर इंहदामी कार्रवाई ने शहर में सियासी माहौल को मजीद गरमा दिया है। रियासती वजीर संजय सिरसाट ने किसी का नाम लिए बगैर साबिक एमपी इम्तियाज़ जलील पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। रियासती वजीर संजय सिरसाट का कहना है कि निदा खान मामले के पीछे कुछ बड़ी सियासी ताकतें सरगर्म हैं, अगरचे कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को बिलवासा तौर पर इम्तियाज़ जलील पर तनकीद माना जा रहा है। दूसरी जानिब एमआईएम की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि बुलडोज़र कार्रवाई सियासी दबाव और इंतखामी सियासत के तहत की जा रही है। निदा खान मामला अब संगीन रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है और इस मसले को लेकर औरंगाबाद की सियासत में बड़ा टकराव होने के आसार नजर आ रहे हैं। आणि तुझा तिचा कसा संबंध हे मी तुला सिद्ध करून दाखवेन। चॅलेंज कोणत्या गोष्टीचं करतोस? मी आता सांगितलं ना, कुराण शरीफवर हात ठेव आणि त्या हिदा खानला मी संभाजीनगरला आणून ठेवलं नाही असं जाहीर बोल, तर मी मानेल की वा
क्या शेर आहे. आरोपीला लपवणारा हा माणूस या खोटारड्या माणसाबद्दलच असे वक्तव्य करतो. लोकांना असं दाखवतं की मी मसीहा आहे. अरे भामटे, कुठं होतास, कुठं आलास. सोफ्यावर बसून मोठ्याने मांडीवर मांडी पाय टाकून गप्पा मारतोस, म्हणजे तर तो नेता झालास काय. अर्बन नक्सलिस्ट आहेस तू, अतिरेकी आहेस तू, आणि म्हणून तुझ्यावर कारवाई झाली. शिरसाट साहेब, तुम्ही जलील आणि ओबीसींवर आक्रमक टीका करताय, अर्बन नक्सलिस्ट म्हणताय. मात्र त्यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला की ऑपरेशन सिंधूर ज्यावेळेस आलं त्यावेळी आपल्या देशातील खासदार काही परदेशात सिंधूरची माहिती देण्यासाठी पाठवले होते. त्यात ओबीसींना का पाठवलं जर टेररिस्ट आहे. हे बघा, त्यावेळेला ओईसीला पाठवलं. ओईसीने भूमिका ही भारताच्या बाजूची, आणि जो या देशासाठी करेल ना त्याचा आम्ही सन्मान करतो. आम्ही कधी कोणत्याही, मी तुम्हाला सांगितलं, सईद नावाचा मुसलमान मारणारा अतिरेकी ज्यांनी 26 लोकांच्या गोळ्या घातल्या, तोही सईदच त्याचं नाव होतं. आणि त्याला लढणारा भिडणारा सुद्धा त्याचं नाव सईद होतं. त्या सईदला आम्ही काय सन्मान केला का नाही केला. म्हणून जो देशाच्या हिताचा बोलेल त्या टायमाला त्याच्या बरोबर आम्ही बरोबर. म्हणून त्यावेळेला ओईसीचं स्टेटमेंट देशाच्या हिताचं होतं. तालुका पैठन के साकिनान का कहना है कि महसूल इंतज़ामिया व पुलिस महकमे की चश्मपोशी और मानीखेज ताउन के सबब तालुका पैठन के गोदावरी नदी के किनारे से गैर क़ानूनी रेत की निकासी का मामला ज़ोर शोर से जारी है। मकामी ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक तहसील इंतज़ामिया और पुलिस की मुबैना चश्मपोशी और मानाखेज ताउन के सबब दिन रात हज़ारों ब्रास रेत निकाल कर खुलेआम उसकी हमलो नकल की जा रही है, जिससे न सिर्फ सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है बल्कि माहौलियात भी शदीद ख़तरे में आ गया है। इत्तलात के मुताबिक गैर क़ानूनी रेत निकासी की जड़ें तहसीलदार दफ्तर से लेकर बाज़ ताल्लुक़ा सतह के अहलकारों और तलाठियों तक पहुँचती हैं। इल्ज़ाम है कि कुछ अहलकार रेत माफिया के गैर क़ानूनी धंधे का मजबूत सहारा बन चुके हैं। गोदावरी के किनारे से लेकर मकामी नदी नालों तक मुबैना तौर पर भत्ताखोरी का खुला बाज़ार गर्म है और रेत से बड़े हाईवा, ट्रैक्टर और डंपर सरेआम क़वानीन को पामाल करते हुए दौड़ रहे हैं। एक मकामी रेत कारोबारी शख्स जो मुबैना भत्ताखोरी से परेशान है, उसने दावा किया है कि बाज़ अहलकार सिर्फ माहाना कमाई ही नहीं बल्कि रेत माफिया से बराह रास्त टक्केवारी भी वसूल कर रहे हैं। इसी वजह से गैर क़ानूनी रेत माफिया के हौसले बुलंद हो चुके हैं और जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपरों की मदद से 24 घंटे गैर क़ानूनी तरीक़े से रेत निकाली जा रही है। मखातबी अफराद का कहना है कि गोदावरी नदी ने हमेशा इलाके को ज़रख़ेज़ी अता की है, मगर अब इसी मुक़द्दस दरिया के वसाइल को लूट कर उसकी सेहत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दरिया के पाट में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने का ख़दशा बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक जब कभी आला सतही महकमा जाती टीम कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो मुबैना तौर पर डमी अहलकारों के ज़रिए पहले ही रेत माफियाओं को ख़बरदार कर दिया जाता है, जिसके सबब कार्रवाइयाँ अक्सर रस्मी साबित होती हैं। मुतादिद शिकायत के बावजूद सिर्फ मामूली कार्रवाई की जाती है, जबकि बग़ैर नंबर प्लेट वाले हाईवा दिन रात सड़कों पर दौड़ते नज़र आते हैं। गैर क़ानूनी रेत की इस तेज़ रफ्तार नक़्लो हमल के बास औरंगाबाद पैठन और पैठन शाहगढ़ रोड पर छोटी गाड़ियों और 2 पहिया सवारों को शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी शहरियान का कहना है कि कई हादसात भी पेश आ चुके हैं, मगर इंतज़ामिया अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ है। अवामी हलकों में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर मुबैना तौर पर तहसील और पुलिस इंतज़ामिया की सरपरस्ती में ये गैर क़ानूनी कारोबार जारी है तो फिर ज़िला इंतज़ामिया इस मामले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता। मुंशियात की रोकथाम के लिए अवामी बेदारी चलाई जाए और नशावर अशिया का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने दी है। वो एंटी नारकोटिक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से मुखातिब थे। ये हिदायत आज मुनक़दा एंटी नारकोटिक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में दी गई। इजलास में पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अन्नपूर्णा सिंह, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इलाकाई अफसर भामरे, एंटी नारकोटिक्स सेल के पुलिस इंस्पेक्टर सचिन काड़े, रेलवे पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट संजय लोखरे, डॉक्टर महेश लड्डा,
سب ڈویژنل آفیسر پٹھان سمیت مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ اجلاس میں اس بات پر تشویش ظاہر کی گئی کہ منشیات کے جال میں سب سے زیادہ نوجوان اور طلباء کا طبقہ پھنس رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ونے گوڑا جی سی نے ہدایت دی کہ محکمہ تعلیم، اسکولوں، کالجوں، پولیس اور محکمہ صحت کے اشتراک سے مشترکہ بیداری مہم چلائی جائے تاکہ نوجوانوں کی رہنمائی اور اصلاح ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کو روڈ سیفٹی مہم سے بھی جوڑا جائے اور پورے تعلیمی سال کے دوران نشہ مخالف پروگرامز کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ضلع کلیکٹر نے تعلقہ سطح پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر گانجے کی غیر قانونی کاشت کے خلاف مہم چلانے کی بھی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ میڈیکل اسٹورز اور دوا فروخت کرنے والی دکانوں پر خصوصی نگرانی رکھنے، ممنوعہ ادویات کی فروخت یا ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر دوائیں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے سینئر رہنما جاوید قریشی کی رہنمائی میں ناگسر نگر علاقے کے ساکنان کے ایک وفد نے میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ ڈی پی روڈ کی مارکنگ کے مطابق انہیں جاری کی گئی نوٹسز فوری منسوخ کی جائیں۔ وفد میں شامل خواتین اور علاقے کے ساکنان کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے ناگسر نگر علاقے میں آباد ہیں اور وہ علاقہ ڈکلیئرڈ سلم ہے، اور سب سے پہلے ڈی پی پلان میں یہاں سے گزرنے والی سڑک 9 میٹر چوڑی بتائی گئی تھی، بعد میں اسے 12 میٹر اور اب 15 میٹر کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں میونسپل عملے نے وہاں مارکنگ کی اور انہیں گزشتہ روز نوٹسز جاری کیں، جس کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا ہے کہ 3 دنوں کے اندر مارکنگ کیا گیا علاقہ خالی کر دیا جائے اور اسے منہدم کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے حکومت کی جانب سے رمائی گھرکل اسکیم کے تحت یہاں کے 200 سے زائد ساکنان کی فائلیں منظور کی گئی تھیں اور حکومت نے منظورہ اسکیم کے تحت جو مالی امداد فراہم کی تھی، اس کے علاوہ ان لوگوں نے لون لے کر اپنے آشیانے تعمیر کروائے تھے اور اب ڈی پی پلان کے نام پر انہیں منہدم کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور یہاں سے گزر رہی ڈی پی روڈ کو 9 میٹر ہی رکھا جائے۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے قائد جاوید قریشی اور سنیل اتم دابھاڑے کی قیادت میں آئے وفد میں ناتھا پربھو تانگڑے، ساگر آٹھولے، سنیل دابھاڑے، دادا راؤ کاکڑے، لکشمن وکتے، سچین واگمارے، رویندر ساڑوے، شراون کاکڑے، رشیکیش ساڑوے اور متاثرہ خواتین بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ नागपुरी रस्ता आहे, पाऊलवाट रस्ता आहे, तो मेन रस्ता नाहीये। मेन रस्ता शिट्टी मागं देवगडचा रस्ता पण झालाय साहेब, तो रस्ता तुम्ही घ्या आणि जो सरळ रत्नागिरी तो पण जाऊ शकतोय। नागपुरी हा रस्ता पाऊल रस्ता आहे, पुन्हा पुराणा झोपडपट्टी जुनी पुराणी आहे। गाडी साहेब होते तेव्हा त्यांनी ते ठेवलेलं आहे की रस्ता ते नाही तर पुढे हेच झालं, कारण त्यांनी ठेवलेलं की पाऊल रस्ता आहे, रोड गरीब राहतात, इथं मोठा रस्ता नाही जमत, तर त्यांच्याच नियमावर करायला पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे बस। مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر و سابق ایم پی امتیاز جلیل کی قیادت میں مجلسی عہدیداران و کارکنان کے ایک وفد نے آج میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کی اور ان سے وضاحت طلب کی کہ جب خود میونسپل انتظامیہ نے بی جے پی اور شیو سینا کے کچھ کارپوریٹرز کے مکانات کو غیر قانونی قرار دیا ہے تو ان پر بلڈوزر کارروائی کب کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر و سابق ایم پی امتیاز جلیل کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور دیگر عہدیداران و ورکرز کے ایک وفد نے آج میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کی اور نارے گاؤں علاقے میں کارپوریٹر متین پٹیل کی رہائش گاہ اور دفتر و دیگر پراپرٹیز پر کی گئی انہدامی کارروائی سے متعلق وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایم آئی ایم نے ہمیشہ ہی میونسپل انتظامیہ کو غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام اور انہدامی کارروائی میں مدد کی ہے، لیکن یہ معاملہ صرف غیر قانونی تعمیرات کا دکھائی نہیں دیتا بلکہ کسی اور وجہ سے یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ واقعی اگر میونسپل انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے تو پھر دیگر
پارٹیوں کے کارپوریٹرز کے مکانات سے متعلق جب انتظامیہ نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کی پراپرٹیز غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی گئی ہیں، تو کیا میونسپل انتظامیہ ان کارپوریٹرز کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھی بلڈوزر کارروائی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میونسپل کارپوریشن کا قانون کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے الگ اور دوسری سیاسی جماعت کے لیے الگ ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو میونسپل کمشنر صاحب جو اس شہر کے لیے نئے آئے ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کری اور ان سے ملاقات کر کے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس شہر کے وکاس کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ہم نے جہاں پر بھی اتیکرمن ہٹانے کی بات آئی تھی، ہم نے پوری طریقے سے مہانگر پالیکا کا ساتھ دیا ہے۔ آج جو کارروائی ہوئی، ہم ان سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، کیا یہ دیش کے لیے کوئی ایک بہت سیکیورٹی تھریٹ ہو گیا تھا، وہ گھر کی راتوں رات ہے تو آپ کو پورا ہے تو کارروائی کرنا پڑا؟ اور اگر یہ کارروائی آپ نے کیے ہے، اللیگل تھا اگر آپ نے کیے ہے، تو ہم نے کچھ دستاویز ان کے سامنے رکھے ہیں جو ان کے ہی دستاویز ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ستادھاری پکش کے کچھ چنے ہوئے کارپوریٹرز، ان کے کیسے اللیگل کنسٹرکشن ہے، کیسے ان کا ان ادھیکرت جو ہے وہ باندھ کام کیا گیا ہے۔ تو وہ ڈاکومنٹس ہم نے ان کو دکھانے کے لیے آج ہم آئے تھے۔ انہوں نے ہم کو آشواسن دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر جلد سے جلد کارروائی کریں گے اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب وہ کارروائی کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کارروائی ہوگی؟ اب آئے تو صحیح ہے، اب شروعات تو ہوئی ہے اس میں۔ قدم کیا رہے گا؟ اگلا قدم کیا رہے گا اس کے اندر بول دیے ہے انہوں نے، آشواسن دیے ہے اس میں۔ کچھ دن انتظار کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو وہی ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے اور ہائی کورٹ کو بتائیں گے کہ صاحب اس دیش کے اندر، اس راجیہ کے اندر، اس شہر کے اندر دو قاعدے قانون تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ ہے تو متین کے لیے ایک الگ قانون بنائیں گے، اور چونکہ یہ بھاجپ کے اور شیو سینا کے کارپوریٹرز ہیں تو ان کے لیے الگ قانون رہے گا کر کے اس میں تو جائیں گے کورٹ کے اندر، جا کے لے کر آئیں گے آرڈر۔ پالک منتری نے آپ پر گمبھیر آروپ لگائے سر، اس کو بولو دیسی کم کرے کر کے۔ اس ضمن میں میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے صحافیوں کو بتایا کہ کارپوریٹر متین پٹیل کے مکان پر جو کارروائی کی گئی وہ غیر قانونی تعمیرات کے سبب کی گئی ہے، جبکہ سابق ایم پی امتیاز جلیل نے جو شکایت درج کروائی ہے اس کی جانچ کی جائے گی، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امتیاز جلیل کی جانب سے دی گئی شکایت درست ہے تو ان لوگوں پر بھی قانونی کارروائی یقیناً کی جائے گی۔ आज छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने श्री मतीन पटेल नगर सेवक इनका 3 जगह पे जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण का निष्कासन किया है। अतिक्रमण निष्कासन करते समय नियम के अनुसार उन्हें नोटिस देते हुए उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम दिया गया, और उसके बाद ये जो मालमत्ता थी वो अनधिकृत पाए जाने के बाद महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग और पुलिस विभाग ने अतिक्रमण का निष्कासन किया है। ये निष्कासन श्री मतीन पटेल इन्होंने नगर सेवक थे और उन्होंने अतिक्रमण किया था, इसके जो प्रूफ थे और उन्हें संधि देने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना किए, इसके वजह से की गई है। माजी खासदार साहब ने जो कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास दिए हैं वो कंप्लेंट हम वेरीफाई करेंगे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ जोनल ऑफिसर ने दिए हुए लेटर हमारे पास दिए हैं, वो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, अतिक्रमण विभाग वेरीफाई करेगा, और उसमें नियम के अनुसार जो भी उचित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। औरंगपुरा इलाके में मौजूद सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट का बरसों से इल्तिवा में पड़ा मामला हल होने के करीब है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरबिये की काविशों से यहाँ का तामीराती काम आखिरी मरहले को पहुँच चुका है, जिसकी वजह से सब्ज़ी फरोशों और दीगर ताजिरों में खुशी और इत्मीनान का माहौल है। नाज़रीन, औरंगपुरा इलाके में मौजूद सावित्रीबाई फुले भाजी मंडी का मसला कई बरसों से इल्तिवा का शिकार था, जिसकी वजह से सब्ज़ी फरोशों को आर्जी मंडी में कारोबार करते वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताजिरों की देरीना मांग थी कि उन्हें मुस्तकिल, महफूज और सहूलतों से आरास्ता मार्केट फराहम करवाया जाए। इसी पस मंज़र में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ मुसलसिल राब्ता और पैरवी करते हुए इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया। फ़िलहाल मार्केट की तामीर का काम आखिरी मरहले में जारी है और जल्द मुकम्मल होने की तवक्को है।
اس سلسلے میں اوٹا ہولڈرز اور دکاندار تاجروں کی ایک اہم میٹنگ بھی منعقد کی گئی، جس میں تمام تاجروں کو گالا تقسیم کے عمل اور دیگر کارروائیوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے متعلقہ دکانداروں کو باضابطہ طور پر گالوں کا افتتاح کر کے ان کا قبضہ سونپا جائے گا، جس کے لیے تمام سبزی فروشوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ضروری دستاویزات جمعہ تک متعلقہ انتظامیہ کے پاس جمع کروا دیں تاکہ اوٹے تقسیم کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ اس موقع پر سٹی انجینئر سنجے کومبڑے، اسٹیٹ مینیجر سنجے چامڑے، لیگل ایڈوائزر اپرنا تھیٹے، ڈیولپر آتما رام پاٹل سمیت بڑی تعداد میں سبزی فروش اور تاجر موجود تھے۔ اس فیصلے کے بعد اورنگ پورہ علاقے کے سبزی فروشوں کو ان کی مستقل اور حق کی جگہ ملنے جا رہی ہے، جبکہ شہریان کو بھی جلد ایک جدید، منظم اور بہتر سہولتوں سے آراستہ سبزی مارکیٹ دستیاب ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیلی سفیر یانو ریوخ نے غارہائے ایلورا اور دولت آباد قلعے کی سیر کی اور دولت آباد قلعے کی حیرت انگیز تعمیر پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس عظیم اور ناقابل تسخیر قلعے کو دیکھنے اور اس کی تاریخ کو جاننے کا موقع فراہم کیا۔ ان خیالات کا اظہار اسرائیلی سفیر یانیو ریوخ نے پیر کی صبح ایلورا غار کا دورہ کرنے کے بعد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کیلاش مندر نمبر 16، وشوکرما غار نمبر 10، بدھ غار نمبر 12، اندر سبھا، جگناتھ سبھا اور جین غاروں کا مشاہدہ کیا اور وہاں کی تاریخی و ثقافتی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گھرنیشور جیوترلنگ مندر پہنچ کر مذہبی رسومات ادا کیں اور پنچ امرت ابھیشیک میں حصہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے دولت آباد قلعے کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں بھارت ماتا مندر، چاند مینار، کالا کوٹ، چینی محل، رنگ محل، مینڈھا توپ اور اندھاری مقامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر معروف گائیڈ بھرت جوشی نے انہیں قلعے کی تاریخ اور اہم مقامات کے بارے میں رہنمائی کی۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے قلعے کے وزٹر بک میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے لکھا کہ قلعہ انتہائی خوبصورت، تاریخی اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس موقع پر محافظ معاون سنجے روہنکر، پولیس انسپکٹر ریکھا لونڈھے، سب انسپکٹر ایوب پٹھان، باپو ڈومبلے، اسسٹنٹ پولیس سب انسپکٹر رفیق پٹھان، پولیس اہلکار گیانیشور کولی، خوشحال پاٹل، مہیش گھگے، شرد بچاؤ، ایسنیل یوگیش جادھو اور بابا صاحب آڑھاؤ سمیت دیگر افراد موجود تھے۔ شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد و ایم ایل سی امباداس دانوی کی قیادت میں ایک وفد نے آج میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کیے جائیں۔ بصورت دیگر شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد و ایم ایل سی امباداس دانوی کی قیادت میں ایک وفد نے میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور ان سے شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی پانی کی قلت اور بے قاعدہ پانی سپلائی کے مسئلے پر شیو سینا ادھو گروپ نے جارحانہ موقف اختیار کیا ہے۔ شیو سینا قائد امباداس دانوے کی رہنمائی میں ایک وفد نے آج میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کر کے شہر کی واٹر سپلائی سسٹم پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ انتظامیہ کی جانب سے ہر 3 دن بعد پانی فراہم کرنے کے دعوے کے باوجود شہر کے کئی علاقوں میں لوگوں کو 8 سے 15 دن بعد پانی مل رہا ہے، یہ الزام دانوے نے لگایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر شہریان کو باقاعدہ پانی فراہم نہ کیا گیا تو سخت احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ میئر سمیر راجورکر نے دعویٰ کیا کہ پانی سپلائی کے 2 سائیکل کمپلیٹ ہو جانے کے بعد شہر میں پانی فراہمی مکمل طور پر معمول پر آ جائے گی۔ ناظرین، میونسپل انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیو واٹر سپلائی اسکیم کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور نکشتر واڑی ایم بی آر تک پانی پہنچنے کو ہے۔ اسی طرح نیو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد 200 ملی میٹر اضافی پانی کی بجائے فی الحال 50 ملی میٹر اضافی پانی دستیاب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پانی سپلائی کا گیپ کم ہو جائے گا۔ لیکن میونسپل انتظامیہ کا یہ دعویٰ کھوکھلا ثابت ہونے لگا ہے اور بار بار مختلف وجوہات کے سبب
कभी पाइपलाइन के फूट जाने के सबब, कभी बिजली सप्लाई कंपनी के शटडाउन की वजह से और कभी किसी और वजह से शहर का पानी सप्लाई मुतासिर होने लगा है और शहरियान को 5 दिन के वक्फे की बजाय 10-10 और 12-12 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई हो रहा है। इस मामले में जब हमारे नुमाइंदों ने मेयर समीर राजूरकर से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से पानी सप्लाई से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी है और उन्होंने इस बात का दावा किया कि आइंदा 2 वाटर सप्लाई साइकिल के अंदर शहर में पानी की फरहमी मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगी। क्या हो गया कि 900 और 1200 ये दोनों अपनी जो लाइन है वो दोनों भी फूट गई थी एक 5-6 दिन पहले। इसके वजह से पूरा ओवरऑल सिटी सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो गया और सब तरफ ही गैप बढ़ गए। तो उसको हम आने वाले 2 सप्लाई में न्यूट्रलाइज करके जैसा जा रहा था वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आज एक मीटिंग भी की है हमने, 2 घंटे वो मीटिंग पूरी कंप्लीट करके हम लोग उसका न्यूट्रलाइज करके 2 सप्लाई में, पहले एक सप्लाई में कुछ 1 दिन कम करने का, अगले सप्लाई में रेगुलराइज करने का, ऐसा कर रहे हैं। दूसरा आपने जो पूछा, जो WTP के आगे पानी आ गया है नई योजना का, तो मैंने जो मालूमात लिया है तो उसमें कोर्ट में उन्होंने कुछ 12 जून का टाइम लाइन दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो आप देखेंगे, वेट करेंगे। मगर अभी जो पानी अपने पास शहर में डिस्ट्रीब्यूशन को आ रहा है उसमें जो तकलीफ शुरू हुई है लाइन फूटने के बाद में, उसको 1-2 सप्लाई के बाद में हम लोग कवर करेंगे। नहीं सर, हमेशा यही होता है कि किसी न किसी वजह से जो है तो पाइपलाइन फूट जाती है, किसी वक्त जो है तो हमको जो है तो लाइट सप्लाई जो रहता है वो कट ऑफ हो जाता है। अभी हमने जो तो 8 या 10 घंटे जो है तो शटडाउन लेना पड़ा था लाइट के MSEB के कामों के लिए। तो इसका क्या पर्याय है अपने पास में? अगर लाइट इसका हमने बहुत पर्याय कोशिश करे, पर N5 को एक शिफ्ट कर सकते, अभी एक्सप्रेस फीडर पे से और एक लाइन ले सकते। हमने आज के मीटिंग में भी वो पूरी चर्चा की है कि कहाँ अपन ऐसा एक्सप्रेस फीडर पे से कुछ कनेक्शन ले सकते, इसकी मालूमात 1-2-4 दिन में लिए जाए। तो MSEB के साथ बैठ के ऐसा कुछ भी अपन और कुछ कर सकते क्या, वो देखेंगे। अर्जुन खोदकर की कोशिशें रंगलाई और जालना के जनरल अस्पताल में जदीद आलात से आरास्ता MRI सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। ज़िला जालना के शहरियान के लिए एक नहायत अहम और राहत बख्श खबर सामने आई है कि अर्जुन राव खोदकर की मुसलसिल जद्दोजहद और पैरवी के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल जालना में जदीद मशीनों से आरास्ता MRI सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस जदीद मरकज़ का इफ्तिताह रियासती वज़ीर बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद प्रकाश आबेडकर के हाथों अंजाम पाया। चंद रोज़ कबल मुंबई में अर्जुन राव खोदकर ने वज़ीर सेहत प्रकाश आबेडकर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल जालना में MRI सेंटर कायम करने, जदीद तिब्बी सहूलतों में इजाफ़ा करने और शहरियान को फौरी व मेयारी इलाज फराहम करने के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। इजलास के फ़ौरन बाद हुकूमत की जानिब से मुस्बत फ़ैसला लेते हुए जालना ज़िला अस्पताल के लिए MRI मशीन मंजूर की गई। इस MRI सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ कर दिया गया, जिसके बाद अब जालना ज़िला अस्पताल के मरीज़ों को MRI जांच के लिए औरंगाबाद, पुणे या दीगर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब कम वक्त और कम खर्च में मकामी सतह पर ही जदीद तशख़ीसी सहूलत दस्तियाब होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि ज़िला जनरल अस्पताल जालना में CT स्कैन मशीन भी 24 तारीख से शुरू कर दी गई है, जिससे जालना ज़िले में शोबे सेहत को मज़ीद मजबूती मिलेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अर्जुन राव खोदकर ने कहा कि जालना ज़िले के अवाम को मेयारी तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने, देही इलाक़ों के बुनियादी मराकीज़ सेहत को मजबूत बनाने, खाली तिब्बी आसामियों को पुर करने और जदीद तिब्बी आलात फ़राहम करने के लिए हुकूमत की सतह पर मुसलसिल कोशिशें जारी है। जालना ज़िले के शोबे सेहत के लिए ये कदम इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। शहरियान ने अर्जुन राव खोदकर की इन कोशिशों का खैर मकदम किया है। इस मौके पर शिवसेना ज़िला सदर भाव साहब गोरे, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉक्टर राजेंद्र गाड़ेकर, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी, डॉक्टर वायाड़, डॉक्टर मनोज जाधव, कृष्णा इमेजिंग सेंटर के मुंतज़मीन, तकनीकी अमला, मरीज़ और उनके अहल खाना बड़ी तादाद में मौजूद थे। बीजेपी के शहर सदर किशोर सितोड़े की क़यादत में आए वफ़द ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके ज़रिए मतालबा किया कि
इंतज़ामिया वो शहरियान को गुमराह करने वाले कारपोरेटर मेराज खान की रुकनीत मनसूख की जाए। बीजेपी के शहर व ज़िला सदर किशोर शितोड़े की क़यादत में आज बीजेपी के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ब्लॉक नंबर 5 से मुंतखबा कारपोरेटर मेराज खान जलील खान ने अपनी रुकनीत मनसूख होने के डर से तीसरे बच्चे की पैदाइश को छुपाने की गर्ज से उसे अपने भाई की औलाद बतलाया, जिसके बोगस दस्तावेज़ात तैयार किए गए। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, इलेक्शन इंतज़ामिया और आवाम को धोखा देने के इल्ज़ाम में मुताल्लिक़ा कारपोरेटर की रुकनीत मनसूख की जाए। इस वक्त में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये और दीगर कारपोरेटर्स वो मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों के सदूर भी शामिल थे। ब्लॉक नंबर 5 से मुंतखबा कारपोरेटर मेराज खान को अपने तीसरे बच्चे की मालूमात छुपाने के इल्ज़ाम में सिटी चौक पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में नाअहली से बचने और अपनी कारपोरेटर की नशिस्त बरकरार रखने के लिए उन्होंने मुबैना तौर पर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात का सहारा लिया। इल्ज़ाम के मुताबिक मेराज खान ने अपने तीसरे बच्चे को अपने सगे भाई का बेटा ज़ाहिर किया और इस मकसद के लिए जाली बर्थ सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार करवाए। इब्तदाई तहक़ीक़ात में हुकूमत को धोखा देने और सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मनीषा हिवराड़े की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात मेराज खान और मुताल्लिक़ा स्कूल के हेडमास्टर इलियास खदीर सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया है। वाज़ेह है कि मेराज खान ब्लॉक नंबर 6 से मुंतखबा कारपोरेटर हैं। इल्ज़ाम है कि तीसरे बच्चे से मुताल्लिक़ इंतखाबी क़वानीन के बास नाअहली से बचने के लिए ये जालसाजी की गई। इस मामले के बाद अब उनकी कारपोरेटर की रुकनीत ख़तरे में पड़ सकती है, जबकि सियासी हलक़ों में इस वाक़े पर शदीद बहस जारी है। काल आम्हाला आमचे सिटी चौक पोलीस स्टेशनमध्ये हे गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्यात मेराज खान जे की नगरसेवक आहेत सध्या छत्रपती संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे, त्यांना आम्ही अटक केली आहे। तसेच यात हे गुन्ह्यामध्ये टोटल 7 आरोपी आहेत। 7 पैकी 2 सध्या अटक आहेत, इतर पण आम्ही पुढे कारवाई करू त्यांच्यावर। हे गुन्ह्याचा जे माहिती आहे आम्हाला याच्या आधी 26 मार्चला एक अटेम्प्ट टू मर्डर खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला होता सिटी चौक पोलीस स्टेशनला। त्याची तपासमध्ये आम्हाला अशा आढळला की 307 जे आरोपी होते मेराज खान, त्यांचे ते गुन्ह्यामध्ये त्यांचा मुलगा जे आहेत, जे अंडर एज आहेत, ते पण आरोपी होते। आता ते गुन्ह्यामध्ये आम्ही तपासात असं आम्हाला रेकॉर्डमध्ये आला की जे अंडर एज मुलगा आहेत, ते मुलगेचं नाव ऑल ऑफ अ सडन चेंज करण्यात आला होता मनपाचे जे निवडणुका होते त्याच्या आधी। त्याची आम्ही सखोल चौकशी केली। त्याच्यातून आम्हाला हे माहिती मिळाली की खरं ते मूल जे आहेत ते मूल मेहराजचा तिसरा अपत्य होता आणि ते त्याची तिसरा अपत्य हे होण्याची बाब लपवण्याकरिता त्यांनी त्याचं नाव जानेवारीमध्ये चेंज केला आणि त्याच्यामुळे त्यांना मेहराजला जे आपला कॉर्पोरेटरचा निवडणुका आहेत ते लढवायला ते पात्र झाले। हे सगळं क्लिअर झाल्यावर आम्ही त्याची आणखी बॅकग्राऊंड माहिती काढली, नेमकं कोणत्या शाळेतून त्यांनी हे बोनाफाईड सर्टिफिकेट बनवला किंवा कुठून त्यांनी हे जे बर्थ सर्टिफिकेट आहेत, फोर्स्ड बर्थ सर्टिफिकेट हे बनवला, हे सगळं खात्री करून आम्ही शेवटी काल हे प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे। सध्या टोटल हे गुन्ह्यामध्ये आम्ही 7 लोकांना आरोपी केला आहे। आणखी इतर लोकांना पण जर आम्हाला आमची तपासमध्ये निष्पन्न होईल त्यात ते लोकांना आरोपी करू। सध्या जे 2 आरोपी आम्ही अटक केले आहेत, मेराज खान आणि शाळेचे जे मुख्य अध्यापक आहेत, त्यांची आज आम्ही पोलीस कस्टडी रिमांड घ्यायला कोर्टाला जाणार आहेत आणि त्याच्यानंतर रिमांड मिळाल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडून पुढे तपासासाठी सखोल विचारपूस करू। पुढील जे आमच्याकडे 5 आरोपी आहेत ते आमचे रडारवर आहेत, ते लवकरात लवकर ते पण अटक होईल। शहर में एक चौंका देने वाली खबर मंजर आम पर आई है, जिसमें एक 22 साला दोशीज़ा के साथ
मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाली 22 साला नौजवान लड़की की जान पहचान नागपुर के SRPF में तैनात नीतीश राम चौहान नामी जवान से हो गई। जान पहचान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद मुलजिम ने शादी का वादा भी कर लिया। इल्ज़ाम है कि शादी के नाम पर मुलजिम ने 1 साल तक लड़की के साथ बार बार ज़्यादती की। यही नहीं, खुफिया तौर पर तस्वीर खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दबाव भी बनाया गया। आखिरकार मुतासिरा लड़की ने सिडको पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज़्यादती समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। इसी तरह का एक और वाक़या छावनी इलाके में एक 6 साला लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मंजर आम पर आया है। इस मामले में शिवसेना ग्रुप के एक कारकुन समेत 8 अफराद के खिलाफ पोस्को कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मुतासिरा बच्ची की वालिदा की शिकायत के मुताबिक 7 फरवरी की दोपहर बच्ची खेलने के लिए पड़ोसी बाबा ताइडे के घर गई थी। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान मुलजिम ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर नामुनासिब हरकत की। स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में दी गई मालूमात की वजह से बच्ची ने घर वापस आकर पूरी बात अपनी वालिदा को बता दी। ख़ानदान में शादी की तकरीब और बदनामी के खौफ की वजह से इब्तिदा में घर वालों ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन 9 फरवरी को बच्ची की दादी ने मुलजिम की बीवी से इस बारे में सवाल किया तो तनाज़ा बढ़ गया। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुलजिम की बीवी ने गाली गलौज करते हुए बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। बाद अज़ां बाबा ताइडे और दीगर मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदा ख़ानदान के साथ मारपीट की। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाते वक्त ख़ानदान को गाड़ी से बाहर खींचकर ज़द्दोकोब किए जाने का भी इल्ज़ाम है। ये भी बताया गया कि मुलजिमान ने पहले ही शिकायत कुनिंदा ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी के खौफ से ख़ानदान इब्तिदा में पुलिस के पास जाने से गुरेज करता रहा। आखिरकार 12 मई को मुतासिरा ख़ानदान का बयान दर्ज किया गया और अब छावनी पुलिस स्टेशन का अमला इस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रहा है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार AMC इंतजामिया ने चला दिए कारपोरेटर मतीन पटेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर बुलडोजर। कारपोरेशन की कार्रवाई पर शहर में सियासी माहौल हो गया गर्म। सियासी कायदीन का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू। मुंशियात के कारोबार पर रोक लगाने एंटी नारकोटिक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई संजीदा। अवामी बेदारी के साथ साथ इस कारोबार में मुलविस अफराद पर शिकंजा कसने सख्त कार्रवाई का जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने दिया हुक्म। शहर में पानी सप्लाई का मामला फिर से होने लगा है संगीन। शिवसेना उद्योग ग्रुप के वफद ने कमिश्नर से की मुलाकात और सप्लाई इंतजामात फौरी दुरुस्त करने का किया मुतालबा। आइंदा 2 सप्लाई साइकिल के बाद पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर आ जाएगी मामूल पर, कहा मेयर समीर राजूरकर ने। और अपने तीसरे बच्चे की मालूमात छुपाने और इंतजामिया को गुमराह करने के इल्ज़ाम में ब्लॉक नंबर 5 के मुंतखबा कारपोरेटर मेराज खान गिरफ्तार। बीजेपी के एक वफद ने की कमिश्नर से मुलाकात और मज़कूरा कारपोरेटर की रुकनीत मनसूख करने का किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।